रही आपसे बात हो रही थी मैनिमेलिया के बारे में आपसे बात हो रही थी और जाते जाते आपसे सीलोमेट्स, एसीलोमेट्स और सीलोसीलोमेट्स के बारे में आपसे बात हो रही थी, isn't it? चले सीलेंट डेटा में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जो सीलेंट रेट्स हैं उनमें आपके पास हम एक हाइड्रा की एग्जाम्पल याद रख लेते हैं और एक हम जेलीफिश की एग्जाम्पल याद रख लेते हैं। ठीक है, एक हाइड्रा की एग्जाम्पल याद रख लेते हैं और एक जेलीफिश की एग्जाम्पल जब हम याद रख लेते हैं। हाइड्रा पॉलीफॉर्म है, टेंटिकल्स अपर साइड पे है, माउथ अपर साइड पे है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का होता है। मेड्यूसाइड फॉर्म के बारे में आपसे बात हुई थी कि मेड्यूसाइड फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला शेप है, टेंटिकल्स लोअर साइड पे मौजूद है। ठीक है, टेंटिकल्स लोअर साइड पे मौजूद है और इसके अलावा जो है वो अम्ब्रेला शेप है। ठीक है, पॉलिप्स जो है वो आमतौर पे ऐसा होता है कि वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही में मौजूद है और जो आपके पास वो मौजूद है मेड्यूसाइड फॉर्म जो मौजूद है। ठीक है, मेड्यूसाइड फॉर्म जो मौजूद है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास उसमें सेपरेट मेल और फीमेल आपको मिलेंगे। ठीक है, दे आर सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी कि। चलें इसके बाद आ जाइए फर्दर। इस फाइलम में आपसे देखें, हर बात हर फाइलम में याद रख लें कि डाइजेशन एक्सक्रीशन वगैरह कैसे होती है। हाइड्रा के अंदर बात करें, किसी किस्म का कोई और स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसकी डाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा की ये सीलिंट्रॉन कैविटी मौजूद है, ये जो भी खाता पीता है ये जो भी खाता पीता है ये सीलिंट्रॉन के अंदर डाल देता है। ठीक है, और आपको पता है कि इसके अंदर डाइजेशन जो होती है वो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, इट हैज बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। चलें, एक्सक्रीशन कैसे होगी? जो पानी आगे टकराता है वो सेल्स में चला जाता है या मुंह के अंदर चला जाता है, पानी में डिजॉल्व हो जाती है अमोनिया गैस। ठीक है, पानी में डिजॉल्व हो जाती है अमोनिया गैस। पानी में जो अमोनिया गैस डिजॉल्व हो गई, तो जब पानी बाहर आता है, ठीक है, जब पानी बाहर आता है तो अमोनिया गैस भी उससे बाहर आ जाता है। ठीक है, अमोनिया गैस भी उसके साथ जो है वो बाहर आ जाता है। So that's how the excretion occurs. हाइड्रा में नर्वस सिस्टम सोच लें, इस सारा आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिवीजन है। मैंने अगर आपसे यहाँ पे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात की तो चैप्टर न्यूट्रिशन के अंदर हाइड्रा की डाइजेशन दी हुई है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में अगर आपसे बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा। डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम क्या है?
कि पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद है। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स का नेटवर्क मौजूद है। ठीक है, जब पूरी बॉडी के अंदर इसमें न्यूरॉन्स का नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इसका जो नर्वस सिस्टम है आपके पास, वो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम मौजूद है। ठीक है, इट हैज डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। चलिए, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, इसके बाद आ रही है रिस्पायरेशन। मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फाइलम के बारे में बता रहा हूं कि फाइलम याद कैसे रखें, कैरेक्टरिस्टिक्स याद कैसे रखें। रिस्पायरेशन ये है कि पानी आके टकराता है, ऑक्सीजन गैस सेल में चली जाती है, और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पानी के साथ बाहर रह जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ बाहर आ जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेल नहीं है। ठीक है, कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेल नहीं है, कोई भी इसके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गेनेल मौजूद नहीं। इसमें सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आपके पास क्या है? सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आपको उसके अंदर रिस्पायरेशन मिले। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आपको उसके अंदर जो है वो रिस्पायरेशन मिले। चलें, तो ये आपके पास इसमें हाइड्रा के फीचर्स में आता है। अच्छा, हाइड्रा हर्माफ्रोडाइट कैसे, जरा देखें और से जरा। इसमें कुछ आउटग्रोथ्स मौजूद होती है इस तरीके से। टेस्टिस मौजूद है, ओवरी मौजूद। ठीक है, इट हैज टेस्टिस, इट हैज ओवरी। ठीक है, इसमें टेस्टिस मौजूद है, इसमें ओवरी मौजूद है। तो ये टेस्टिस और ओवरी मौजूद है हाइड्रा के अंदर, ये इसको हर्माफ्रोडाइट बनाते हैं। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी मौजूद है, ये इसको हर्माफ्रोडाइट है वो बनाते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी इट इज क्लासिफाइड एज हर्माफ्रोडाइट। जबकि इसी के ग्रुप की जो जेली फिश है, ठीक है, जो जेली फिश है आपके पास, वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, वो यूनिसेक्सुअल है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। ठीक है, वो यूनिसेक्सुअल है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल। चलिए, तो ये आपके पास क्या होगी? बात आपके पास हो गई दैट दिस इज व्हाट। अच्छा, ये कुछ फीचर्स के बारे में बात की है। इसके बाद आइए फर्दर, जो हाइड्रा आपको नजर आ रहे हैं, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि आपको उसके अंदर मिलेंगे नाइडोसाइट्स। इसकी सरफेस पे आपको सेल्स मिलेंगे, वो सेल्स क्या कहलाते हैं? नाइडोसाइट्स। यहां थोड़ी सी आउटग्रोथ मौजूद होती है, ये आउटग्रोथ कहलाती है नाइडोसिल। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है ये क्या कहलाती है? ये आउटग्रोथ है, ये कहलाती है नाइडोसिल। ठीक है, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड नाइडोसिल। अगर कोई मक्खी वगैरह, ये देखें, ये नाइडोसाइट्स की सेल इसकी सरफेस पे मौजूद होती है। अगर सरफेस की सेल्स नाइट्रोसेल के ऊपर कोई अगर इंसेक्ट वगैरह आके टकराता है, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह आके टकराता है,
तो इंसेक्ट आके टकराने के बाद क्या होता है कि यहां से एक स्टिंगिंग ऑर्गन निकलता है जो क्या करता है, जो उसको पैरालाइज कर देता है। ठीक है, जो क्या करता है उसको पैरालाइज कर देता है। So that's how the capturing of prayers, इस तरीके से वो प्रे को कैप्चर करते। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे बात करता हूँ। चले इसके बाद आइए फर्दर। मैं आपका टेस्ट पेपर साथ साथ सर्च कर रहा हूं कि आपको टेस्ट भी देना है। ठीक है, आपको टेस्ट भी देना है तो वो भी, और टेस्ट पेपर जो है चले। इसके बाद आइए फर्दर, पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ आ रहा हूं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? देखिए होता यह है कि बास सीलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं वो एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में आपको मिलते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पाइसेरिया है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है
कि ये एक से ज्यादा ज़ूआइड जो है वो रखती है, ठीक है, वो एक से ज्यादा जो है वो ज़ूआइड जो है वो रखती है। इसमें 3 तरह के आपको ज़ूआइड्स मिलेंगे, ठीक है। एक आपके पास क्या कहलाता है गैस्ट्रोज़ूआइड, एक कहलाता है गोनोज़ूआइड और एक कहलाता है डेक्टाइलोज़ूआइड। अब ये देखें, ये पूरी कॉलोनी है, इसमें 3 तरह के ज़ूआइड हैं, इनके काम अलग अलग है। गैस्ट्रोज़ूआइड का काम है कि वो डाइजेशन में रोल प्ले करे, गोनोज़ूआइड का काम है कि वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करे, डेक्टाइलोज़ूआइड का काम है कि वो वॉरफेयर में रोल प्ले करे, ठीक है। डेक्टाइलोज़ूआइड का काम है कि वो वॉरफेयर जो है वो वॉरफेयर में जो रोल प्ले करे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये पूरी कॉलोनियल फॉर्म है। अच्छा, इसकी एक और कॉलोनियल फॉर्म आपको बता दूं, ओबीलिया जो है, इसकी एक और कॉलोनियल फॉर्म है, उसमें भी काम बांटे हुए, ठीक है। उसमें भी उन्होंने काम बांटे हुए, कुछ का काम रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करना है, कुछ का काम फीडिंग में रोल प्ले करना है, कुछ का काम जो है वो लड़ने में मदद देना, ठीक है। तो हम इस लिहाज से क्या कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं कि they have different types of what, they have different types of zooids, ठीक है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के जो है वो ज़ूआइड्स मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। occurrence of a living into two or more structural and functional different zooids। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंट ज़ूआइड्स अगर हमें मिलेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दैट दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए, इसके बाद आइए फर्दर। अच्छा, इसके अंदर मेंबर्स आपको दोनों तरह के मिलेंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल भी मिलेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल भी मिलेंगे, ठीक है। दोनों तरह की आपको सिमेट्रीज मिलेंगी, बायलैटरली सिमेट्रिकल भी मिलेंगे और आपको रेडियली सिमेट्रिकल भी मिलेंगे। क्लासेस जरा मुझे बता दें, ये जी अली अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अली अब्दुल्ला, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। आ तो रही है, यहाँ तो शोर है। जी सर, आ रही है। सर जी बेटा बोलो। सर हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बेटा बोलो, जरा मुझे बताओ कि क्लासेस कौन कौन सी हैं इसकी? हाइड्रोजोए, स्काइफोजोए और शायद एंथोजोए। गुड, शाबाश। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, बस तीनों में जरा मुझे एग्जांपल्स बता दो, एक एक एग्जांपल सबकी बता दो। सर हाइड्रा, हाइड्रोजोए की हाइड्रा और एंथोजोए की जो है वो कोरल्स और स्काइफोजोए का जेलीफिश। बेहतरीन, जबरदस्त। हाइड्रोजोआ के मेंबर्स आपको कौन से उसमें मिलते हैं, कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? सर पॉलीफॉर्म।
ठीक है, पॉलिप फॉर्म के अंदर आपको मिलते हैं। स्काइफोज़ोआ के किस में मिलते हैं? मेडूसा। मेड्यूसाइड फॉर्म में मिलते हैं। देखिए, पहली बात तो ये सुन लें कि हाइड्रोजोआ के जो मेंबर्स हैं वो डोमिनेंटली पॉलिप फॉर्म में मिलते हैं। स्काइफोज़ोआ के मेंबर्स डोमिनेंटली मेड्यूसाइड फॉर्म में मिलते हैं। मैं जेलीफिश ढूंढने निकलूंगा तो मुझे जेलीफिश मिलेगी, लेकिन अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे कहीं उसका पॉलिप फॉर्म जो है वो कहीं पत्थर से अटैच भी मिल सकता है, किसी और का। ठीक है, किसी और जेलीफिश का पॉलिप फॉर्म मुझे पत्थर से जुड़ा हुआ भी मिल सकता है। तो पॉलिप फॉर्म भी आपको मिल सकती है और मेड्यूसाइड फॉर्म भी आपको मिल सकती है। ठीक है, और एंथोजोआ के बारे में बात करें तो दे ओनली एग्जिस्ट इन द पॉलिप फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पॉलिप फॉर्म में जो मिलती है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको किस में मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो पॉलिप फॉर्म के अंदर जो है वो मिल रहे हैं। वो आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में मिल रहे हैं, पॉलिप फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी कि उनकी आपको जो है वो उनकी कोई और फॉर्म मिलेगी नहीं। ठीक है, चले, तो ये 3 फॉर्म है। और कोई डिफरेंस बता रहे हैं आप? सर हेलो, क्लासेस के दरमियान? हाँ, बहुत अहम डिफरेंस है। मीजोग्लिया के लिए देखो, मीजोग्लिया मौजूद होती है, आपको पता ही है। सर हाइड्रोजोआ में सेलुलर होती है और स्काइफोजोआ में नॉन सेलुलर होती है और एंथोजोआ में शायद होती नहीं है। ठीक है, एंथ्रोजोआ के अंदर जो है वो मिक्स टाइप होती है। ठीक है, किसी के अंदर आपके पास है, किसी के अंदर सेलुलर है, किसी के अंदर नॉन सेलुलर है। शाबाश, ठीक है। अच्छा, और मुझे बताएं जरा, आपके हाइड्रा का लार्वा, उसका फाइलम सीलेंट्रेटा का लार्वा कौन सा है? प्लैनुलर लार्वा। बिल्कुल सही है, बेहतरीन। बुक तो नहीं बोलेगी भाई? नहीं सर, सर आज ही पढ़ा था सुबह तो। देखो बेटा, कि जितना आप अच्छा याद करते हैं ना, उससे ये होता है कि आपको वो कमांड आती जाती है और आपके रिफ्लेक्सेस और स्ट्रांग होते जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे ये चीजें पूछेंगे, बात ये उनके पास पूछने के लिए क्वेश्चन ही सिर्फ 80 है, लेकिन ये होगा कि आपको अगर अपने टॉपिक के पे ग्रिप चाहिए ना, तो वो उसी सूरत में आ सकती है कि जब आप जो है वो उसको प्रॉपर याद करें। चलें स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी क्लासेस थोड़ी बहुत बता देता हूँ, ऐसे वो इसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ये रहे, इसकी 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। The one is hydrozoa, the other is scyphozoa, and the third one is एंथोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ के अंदर जो है वो आपके पास ये हाइड्रा मौजूद, स्काइफोजोआ के अंदर जो है ये मौजूद है आपके पास जेलीफिश, और एंथोजोआ के अंदर आपके पास मौजूद है कोरल्स। ठीक है, कोरल्स है, सी एनेमोन है। ठीक है, कोरल्स हैं और उसके अलावा आपके पास मौजूद है सी एनेमोन वगैरह। चलें, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, पूरा फाइलम अपने ध्यान में रिकॉल कर ले। देखें, सारे के सारे मेंबर्स जो हैं इसमें एसिलोमेट्स हैं। इसमें आपके पास टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलीफेरन्स में आपसे कहा था सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो आपके पास ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको मिल रहा है मेंबर्स डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जो मेंबर्स आपको उसके अंदर मिल रहे हैं वो आपको मिल रहा है डिप्लोब्लास्टिक।
डिप्लोब्लास्टिक इस तरीके से देखें कि ये एक सेल की लेयर है और ये एक सेल की लेयर, ठीक है, ये दोनों सेल्स की लेयर है और इन दोनों के दरमियान आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपको मिलेगी मीसोग्लिया, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपको मिलेगी मीसोग्लिया, ठीक है। नॉन सेलुलर, किसी जगह सेलुलर है, किसी जगह नॉन सेलुलर है, ठीक है, लेकिन ये सेल ऐसे अरेंज नहीं होते कि ये टिश्यू की फॉर्म में आ जाए। मेंबर्स आपके ये डिप्लोब्लास्टिक, कोई मुझसे ये कहे कि सर जेलीफिश है उसमें सेलुलर मीसोग्लिया होती है तो आप उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों नहीं कहते, तो हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे, वो टिश्यू की फॉर्म में नहीं होते, वो एक मिक्सचर ऑफ सेल्स मौजूद होता है, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ अ टिश्यू, ठीक है, वो एक टिश्यू की फॉर्म में जो है मौजूद नहीं होता। चलें, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट टू एड्रेस ये, अच्छा इसके अलावा आपके पास, ठीक है, सिलेंट्रेटा के बाद आइए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। आप सबको 2 मिनट दे रहा हूं कि आप जो है वो बोर्ड पे जो लिखा है वो भी कॉपी कर लें और इसके अलावा जो है आप प्लेटीहेल्मिन्थ्स का फाइलम भी रिवाइज कर ले जरा जल्दी से। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जो फाइलम है वो भी रिवाइज कर लें जरा जल्दी से। चले भाई, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आपको याद हो गया, रिवाइज हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स, अब जरा बता दें मुझे। टेस्ट पेपर में ढूंढ रहा हूँ जो मुझे आपका भी लेना है, ठीक है, आप लोग इतनी देर में वो रिवाइज करें, यहाँ पे मैंने रखा था, सामने ही रखा था।
चले भाई, प्लेटी एलिमेंट्स की तरफ आए जरा। प्लेटी एलिमेंट्स में रिस्पायरेशन वगैरह कैसे होती है ये बताएंगे हमें अंजा जी। सवाल अंजा अंजा आपको मेरी आवाज आ रही है अंजा? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं डायरेक्ट की बात नजर आ रही होगी, क्या बातें बता दो। एक्सक्रीशन किसके जरिए होती है इसमें? सर इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, उनके थ्रू होती है। एक्सक्रीशन किसके जरिए होती है? प्रोटोनेफ्रीडिया के जरिए होती है। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया के जरिए होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया को और क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स। ठीक है, फ्लेम सेल्स कहते हैं। एक्सक्रीशन बता दिया आपने, इसके अलावा मुझे बताइए कि ये डिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, फाइलम पॉलीफेरा फाइलम प्लास्टिक है, फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इससे ऑनवर्ड जितने भी फाइलम है वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोमेट से ए सीलोमेट से सीलो ए सीलोमेट्स। ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर ए सीलोमेट्स। ये सारे के सारे असल ये सारे के सारे हैं आपके पास ए सीलोमेट्स। ठीक है, चले इसके अलावा मुझे बताएं इस पूरे फाइलम के अंदर, इस पूरे फाइलम के अंदर देखें, एक तो प्रोटोनेफ्रीडिया वाली बात बहुत पूछी जाती है। ठीक है, यानी कि हर जगह यही सवाल रखा हुआ होता जी। है या प्रोटोनेफ्रीडिया आप सेकेंड ईयर में कई बार पढ़ते हैं। हाँ, तो फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? सर क्योंकि इनके जो सीलिया होते हैं वो बिल्कुल ना एक फ्लेम की तरह मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि फ्लेम सेल्स हैं। इनकी सीलिया की बीटिंग की वजह से कहा जाता है इनको फ्लेम सेल्स। चले, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये है क्या कहते हैं कि बैकग्राउंड वॉइसेस का बस थोड़ा सा मैनेज करेंगे। जो आवाज उसको भी अनम्यूट करूंगा ना मैं, वो सबको अनम्यूट हो जाएगा और सब तक आवाज आएगी। चले, इसके बाद आइए आपके पास प्लेटी एलिमेंट्स में प्लेनेरिया के बारे में मजीद बातें कर रहा हूं। अगर मैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो इसका नर्वस सिस्टम जो है ये देखें, ये गैंग्लियन मॉडल। ठीक है, इसमें क्या मौजूद है? इसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। ठीक है, दिस इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। और से देख लीजिए, ठीक है, जैसे जैसे फाइलम आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको क्या चीज समझ में आएगी? ठीक है, आपको ये चीज समझ में आएगी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें आपके पास, हाँ, चलें इसके बाद आइए फर्दर, बोलें। अच्छा, इसके बाद है आपके पास
मुझे तो ऐसा लगता है कि वो माइक यूज ना करूं, उस पर हाथ रख के बैठे होते हैं शायद। क्यों? हाँ भाई, आमिर जमान है। आमिर जमान। वालेकुम सलाम। बेटा तुम AQQ की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम एक बात ये बताओ कि जो आपने प्लान एरिया देखा है, ठीक है, जो प्लान एरिया देखा है, इसकी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? सर रिपीट करें एक बार। इसकी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जैसा कि मैं आपको हिंट देता हूं, पॉलीफेरा की सेलुलर ग्रेड थी, यानी कि सिर्फ सेल्स की फॉर्म में मिल रहे थे। इसके अलावा आपके पास पॉलीफेरा के बाद है आपके पास सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में आपके पास टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। और इसके बाद आपके पास तीसरी जो चीज आपके पास मौजूद थी वो क्या थी कि हाँ, अब प्लेटी एलिमेंट्स में कौन सी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सर मेरे ख्याल से ऑर्गन के, ठीक है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपको मिलेंगे ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ से ऑनवर्ड जो है जितने भी आपको मेंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे आपको ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे, ठीक है। चलें अब एक एक बात की तरफ आ जाए फोल्डर। ये मैंने आपसे एक्सक्रीशन की बात तो कर दी। सबसे ज्यादा जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो आपसे पूछी जाएगी इसके अंदर एक्सक्रीशन के हवाले से कि प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद है जो कि दरअसल एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि दरअसल एक्सक्रीशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। चलिए इसके अलावा नर्वस सिस्टम आपको बता दिया। डाइजेशन की तरफ आ जाए, इसके अंदर डाइजेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, ठीक है। इसके अंदर जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर भी होती है और इसके साथ साथ उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है, ठीक है। इट हैज बोथ intracellular, it has both intracellular and extracellular digestion। इसमें आपको दोनों तरह की डाइजेशन मिलेगी, इंट्रासेलुलर भी मिलेगी और आपको एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी मिलेगी, ठीक है। दोनों तरह की डाइजेशन जो आपको मिलेगी, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। यानी कि सबसे पहले देखें क्या रहेगी, ये रहेगी। इसके बाद इंटेस्टाइन मौजूद है, ये रहेगी। इसके बाद ये ब्रांच इंटेस्टाइन मौजूद है, ठीक है। इट हैज ब्रांच इंटेस्टाइन। ये ब्रांच इंटेस्टाइन क्या करता है, ये रहेगी, ये माउथ से कनेक्टेड है, ये माउथ से कनेक्टेड है। जो भी ये खाएगा पिएगा इसके इंटेस्टाइन में जाएगा। जब उसके इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर सेल्स में जाएगा, वहां पे सेल्स के अंदर डाइजेशन हो। तो इसलिए इसके अंदर बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको मिलेगी, ठीक है। इट हैज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। चलें रिस्पायरेशन के बारे में अगर आपसे बात करूं तो प्लेनेरिया जो मौजूद है, प्लेनेरिया जो मौजूद है उसकी खास बात क्या है? प्लेनेरिया की खास बात यह है कि डाइजेशन हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, नर्वस सिस्टम हो गया। प्लेनेरिया रिस्पायरेशन के हवाले से आपके पास फ्रेश वाटर में रहता है, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन लेगा, तो रिस्पायरेशन सिंपली डिफ्यूजन के जरिए होगी, ठीक है। जस्ट इसके अंदर रिस्पायरेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए आपको मिलेगा। बाकी आप सारों से कह रहा हूं किताब आपकी नहीं खुली होनी चाहिए, ठीक है। मैं तीसरे फाइलम पे पहुंच गया हूं, तो आप लोग पिछले 2 फाइलम की क्लासेस अपने ध्यान में रिकॉल कर लें कि पिछले 2 फाइलम की क्लासेस कौन सी हैं और इसकी क्लासेस आपके पास कौन सी हैं, ठीक है। इसकी क्लासेस आपके पास कौन सी हैं तो वो क्लासेस भी जरा अपने ध्यान में आप लोग रिकॉल कर लें।
चलें गीता आप बता दें। गीता आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। तो बेटा आप मुझे ये बता रही हैं जी क्लैरियल में सर, टर्बिलेरिया, ट्रीमाटोडा और सेस्टोडा। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि सेस्टोडा की एग्जांपल्स क्या हैं? सर सेस्टोडा में टेपवर्म हम्म, और सर टेपवर्म ही है। ठीक है। ट्रीमाटोडा में कौन सी है? सर ट्रीमाटोडा के अंदर लिवर फ्लूक आता है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ कि जी जो आपके पास स्पाइलम के मेंबर्स हैं, जो जी स्पाइलम के मेंबर्स हैं उनकी जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? सर ऑर्गन ग्रेड है। बिल्कुल सही, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चले लार्वा बताएंगे आप, इसका लार्वा कौन सा है? सर लार्वा इनके अंदर शायद दो से मतलब जो हर किसी का अलग अलग होता है। वो असल में नीमाटोडा का है वैसे, और बहुत सारे फाइलम ऐसे जिनका अलग अलग होता है। इसका कोई एक फाइलम, इसका कोई एक तो मुझे लार्वा बता दो ना। सर इसका एक लार्वा इसका कोई एक लार्वा मुझे बता दो कौन सा है। सर इसका लार्वा तो याद नहीं आ रहा। सोचो ना। अच्छा पहले फाइलम का लार्वा बताओ मुझे जरा। फाइलम पॉलीफेरा का। पॉलीफेरा से कॉर्डेटा तक के जरा लार्वा मुझे बताओ कौन कौन सी। पॉलीफेरा से कॉर्डेटा तक। हाँ सर पॉलीफेरा को जो है ना वो एम्फीब्लास्टूला है। तो सही है, शाबाश। और सीलिंग क्रेटा का जो है वो प्लेन्यूला है। और इसका याद तो मुझे नहीं आ रहा। इसका लार्वा मेरे ख्याल से मैं बता देता हूँ, सिस्टोसर की लार्वा। सिस्टोसर की लार्वा। का लार्वा बताओ। जी सर। फाइलम नीमाटोडा का तो लार्वा बताओ। फाइलम नीमाटोडा सर शायद वो नहीं लार्वा नहीं है। ये फाइलम नीमाटोडा सर शायद ट्रोपोफोर। किसका, एनिलिडा का? नहीं वो नीमाटोडा। नीमाटोडा का फिलेरिया लार्वा है। फिलेरिया। फिलेरिया लार्वा। जी स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा देखें इसको, इसको जवाब दें जरा। में आपने जो है मुझे आंसर करना है एमसीक्यू नंबर 8, विच इज करेक्ट अबाउट द एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप सबसे सवाल कर रहा हूं ओवरऑल, ठीक है, किसी एक से सवाल नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने माइक खुला हुआ है, जरा क्वेश्चन तो पढ़ो स्क्रीन पे से, एमसीक्यू नंबर 8। which is correct about the affinity between hemoglobin and the gases carbon dioxide, carbon monoxide and oxygen. बिल्कुल सही है। अगर आपको छोटा नजर आए तो बड़ा कर दूं उसको मैं? नहीं सर वो पहले ही सही था। हाँ मैं थोड़ा उसको बस मैग्नीफाई कर दिया, अब थोड़ा बड़ा हो गया। एमसीक्यू नंबर 8। हाँ चलो ये तो तुम बता दो उसका आंसर। वो तो पहले, ठीक है, जल्दी नहीं। Sir, highest to lowest affinity. Highest to lowest.
एफिनिटी आपने चैप्टर देखे, अभी लास्ट चैप्टर किया आपने गैशियर एक्सचेंज, उसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी तरफ, उसके बाद बढ़े हम किंगडम एनिमेलिया की तरफ। अब तक तो आपको सबको गैशियर एक्सचेंज पढ़ लेना चाहिए था, तो मैं उसी से सवाल कर रहा हूं, ठीक है, उसी से मैं सवाल कर रहा हूं कि आपके पास जो वो है चलो हानि आप बता दो। नहीं बताएगा हुज़ैफा, चलो तुम बता दो। जी सर। अब इसका आंसर बता देना एमसीक्यू नंबर 8 का, अभी तक आपने किया नहीं क्या? सर सी लग रहा है। क्यों? एक्सप्लेनेशन दो इसकी मुझे। सर क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे हाईएस्ट सुनी हुई है एफिनिटी, और फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ा नहीं है? हमने नहीं पढ़ा इसका मतलब है चैप्टर। दो पार्टिसिपेंट्स जी सर। ऐसे नॉन किया हुआ है। उमर आप बता दें। मेरी बात आ रही है उमर? दादी की बात कर रहा हूँ। सॉरी हिना बादशाह आप बता दें। सर बी आंसर है। बी में क्या है? बी में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाईएस्ट एफिनिटी है, उससे कम ऑक्सीजन और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गुड जी शाबाश। बहुत सिंपल था। आपको ये बात पता है कि कोई इंसान जो है वो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने मौजूद और ऑक्सीजन के सामने, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी तो अब ऑक्सीजन उससे कंबाइन नहीं होगी। जब ऑक्सीजन उससे कंबाइन नहीं होगी तो उससे क्या होगा? ठीक है, जब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन नहीं होगी तो आप उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन ही नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इरिवर्सिबली कंबाइन होती है ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट 100 टाइम्स। और ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, जिसको नहीं पता उसका मतलब है उसने चैप्टर पढ़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। Frog is able to oxygen and carbon dioxide. When frog is swimming in pond water, in which direction will oxygen and carbon dioxide be? हिना बादशाह आप ही बताएंगे। जी सर। सर ए ऑप्शन। From the frog skin into the water, carbon dioxide, from the water into the frog skin, oxygen। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ठीक है ना बेटा, आंसर करती जाओ। आगे 11 वाले का आंसर करो। इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि लोग नहीं कर सकें, फिर भी किसी ने कोई पूछना होगा तो बता दें जरा। मुझे 11 वाला भी आंसर बता दें। डायग्राम शोस, पढ़ने में आ रहे हैं बेटा? जरा पढ़ के यस बताओ। सर, द डायग्राम शोज समवन ब्लोइंग अप अ बलून। इसका आंसर ए है सर। What percentage of the gas in the balloon is carbon dioxide? कितने परसेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बलून में मौजूद होगी? आर यू श्योर अबाउट इट? सर 2 मिनट। 2 मिनट नहीं, सिर्फ 40 सेकंड से भी कम मिल सकते हैं आप। सर 4%। यस, 4%। दिस इज द आंसर। शाबाश। चलो, बात मुझे क्या बताओगी? एमसीक्यू नंबर 12 बता दो।
पढ़ने में आ रहा है? पढ़ो। Yes, sir. The table That- shows some of the feature of the respiration. Which बिल्कुल row is correct for anaerobic respiration? ठीक है, विच रो इज करेक्ट फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशन? पहले सही से पढ़ लो आराम से, टेक योर टाइम और फिर जवाब दो। Okay, sir. Sir, B. आपने कहा अच्छा, द टेबल शोज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ रिस्पिरेशन विच रो इज करेक्ट फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, आपका आंसर सही है। ठीक है, और उसकी वजाहत करेंगे। डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपने कैसे सिलेक्ट किया? सर पहले मैंने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के बारे में सोचा क्योंकि एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास एनर्जी कम आती है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, बेहतरीन। और उसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी जो बच जाती है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा बच जाती है। आगे देखें जी जरा, सर। उसका मॉलिक्यूल आम हालत में देता है 36 एटीपी। ठीक है, अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है तो दो एनारोबिक ATP। रिस्पिरेशन सिर्फ 2 एटीपी देता है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी रह गई, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, अब लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इसको कैसे डिफरेंट करोगे? क्योंकि सर अब ग्लाइकोलिसिस वाला जो स्टेप था उसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन फर्मेंटेशन के थ्रू किसी और ऑर्गेनिज्म में होगी, जिस तरह से एनिमल में वो ह्यूमन में होती है। एक्सीलेंट, जबरदस्त। चलो तुमने कह दिया कि इसका मतलब ये सर जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो इंसानों में हो रही है, तो एक तरीका तो ये हो गया। कोई और तरीका भी पता है तुम्हें एनारोबिक रिस्पिरेशन, वो बता दो मुझे। सर शायद अर्थवॉर्म जो होती है या फिर जो सर मड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं शायद। नहीं नहीं बेटा, आपको कहना ये चाहिए कि जब सर फर्मेंटेशन होती है, यानी कि मिसाल के तौर पे ईस्ट फंगस जो है जब एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है तो वो अल्कोहल बनाता है। इंसानों में एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है तो अल्कोहल नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है जी सर। और यहां पर अगर आपके पास एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रही है ईस्ट के अंदर, तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। आपने आंसर बिल्कुल सही किया, सुपर गुड। अच्छा, मुझे एक छोटा सा फीडबैक देना, ये दें आप कि आपको जो बोर्ड पे इस पे जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ पढ़ने में बड़े आराम से आ रहा है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, चलो इसके बाद है आपके पास शुरू के जो 2 MCQs हैं इसको आंसर कर दो। विच रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय कार्बनिक एनहाइड्रेट्स? सर पहले वाले का है बी ओनली, 2 ओनली। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन 2 ओनली। तुम्हारी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कितनी है ये ना? सर 78.65, 87.65। दोबारा बताओ। सर 87.65। मुझे तुम्हारी परसेंटेज पता थी, ठीक है, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या कहते हैं। तो और तुम अपनी परसेंटेज भी कोई गलत बताता है, शायद अपना कोई नाम गलत बता देता है, लेकिन तो अपनी परसेंटेज गलत बताता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड एमसीक्यू को भी आंसर करो जल्दी से। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेट? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेट? सर सी। आपने क्या बोला? सी। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। चले, आप सबसे गुजारिश है, ठीक है, यहाँ पे मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आप सबसे गुजारिश है, यू शुड बी रेडी। आपने चैप्टर रिस्पिरेशन पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप चैप्टर रिस्पिरेशन सही से पढ़ लें। और चैप्टर रिस्पिरेशन पढ़ने के बाद जो है तो आप जितने फाइलम आपने पढ़ लिए हैं उससे कहीं ज्यादा पढ़ लें, ठीक है। इंशाल्लाह हर क्लास में आगे एमसीक्यूज वगैरह भी आपको देंगे, ठीक है, ताकि आप इसके साथ साथ प्रिपेयर हो जाएं। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।